मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और अब हम लोग का अगला टॉपिक है सेलों का समूहन यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हम लोग पहले भी देखे कैपेसिटर में भी पढ़े थे, संधारित्र को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करते थे। उसके बाद आप लोग को विद्युत धारा पढ़े, उसमें हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन सीखे, उसमें भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित करते थे। अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठीक उसी तरह से परिपथ में हम लोग जानते हैं कि सेल का उपयोग क्यों किया जाता है, धारा प्रवाहित करने के लिए। तो आवश्यकता अनुसार कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धारा चाहिए या ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से हम लोग सेलों को भी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम 3 तरह से संयोजित कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को काफ़ी मज़ा भी आ जाने वाला है। और हमने कहा था आपको कि किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी हम करवाएंगे। तो चूँकि अभी समय कम है, एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है, तो इसी में हम आपको जैसे बुक वगैरह में आपको रटने के लिए दे देगा, लेकिन हम किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी इसी में आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए। और इस तरह से पढ़ना है कि हर चीज़ आपको सिंपली समझ में आ जाए, रटने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देख लीजिए, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट में हम लोग जस्ट अभी किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं, लूप लॉ और जंक्शन लॉ। अच्छी तरह से आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मुख्यतः 3 तरह से सेलों को समूहित किया जाता है परिपथ में। पहला है आपका श्रेणी क्रम या इन सीरीज, दूसरा है समांतर क्रम या इन पैरेलल, और तीसरा है मिश्रित क्रम या मिक्स ग्रुपिंग। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। आप लोग पूरा फोकस रखें यहाँ पे समझने पे, उसके बाद लिखा भी देंगे आप लोग को अच्छा से सारा रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग को जो देखना है कि हमने कहा था कि एक सेल का फिगर कैसे बनाते हैं, तो बताए थे इस तरह से एक बड़ा प्लेट और एक छोटा प्लेट। और कोई भी सेल है उसके साथ क्या कर रहे हैं, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध को छोटे वाले प्लेट में ही अटैच करके दिखाते हैं इस तरह से R। और एक साई इसका क्या है, सेल का विद्युत वाहक वाला एक सिंपल सर्किट समझिए। या बड़ा वाला प्लेट क्या है आपका, पॉजिटिव है, या छोटा वाला निगेटिव है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इस तरह से एक सिंपल सेल का फिगर आप लोग दिखा सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सेल है, अभी आप श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम यह एक एक करके समझेंगे, लेकिन एक सिंपल सेल से परिपथ में कैसे धारा प्रवाहित होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी करेंगे, आपका लूप लॉ का। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसके साथ एक बाह्य परिपथ में प्रतिरोध इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे चाहिएगा तो एक की बना देते हैं, कुंजी बना देते हैं। और इसको आपके पास बैटरी है जिसका ही EMF XI है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिए परिपथ, इस तरह से आपका बना दिए। जैसे ही बैटरी का कुंजी यहाँ पे आप स्विच ऑन कीजिएगा तो यह सेल क्या करेगा, परिपथ में विद्युत धारा I भेजेगा। इस तरह से परिपथ में विद्युत धारा आपका I भेज रहा है, जो बाह्य प्रतिरोध R से होते हुए और वापस आपका इस तरह से परिपथ पूर्ण हो रहा है स्विच से होके। कुछ नाम दे देते हैं इसका A B C, इसको कह दीजिए D। तो इस तरह से एक सिंपल सर्किट हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। और सिंपल सर्किट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक सेल से प्राप्त धारा।
तो बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना। एक एक करके हम लोग श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई अकेला सेल है, अभी आपका एक सेल है जिसका कि EMF XI है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और इसको बाह्य प्रतिरोध R से या यह आपका कोई भी बॉल हो सकता है, कोई विद्युत उपकरण हो सकता है, उससे जोड़ दिए। आपका स्विच की सहायता से जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यह बैटरी परिपथ में क्या कर रहा है, विद्युत धारा I भेज रहा है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ। देख लीजिए किरचॉफ्स लॉ का भी एप्लीकेशन हम इसी में कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेल से प्रवाहित धारा को हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ, और आपको पता है किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में या बंद लूप में या बंद पास में क्या होता है, तो सभी पोटेंशियल ड्रॉप यानी सभी विभव ह्रासों का बीजगणितीय योग या अलजेब्रिक सम शून्य होता है। तो हम लिखते हैं इन लूप ABCD और A। ध्यान से देख लीजिए किरचॉफ्स लॉ का भी यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो हमने लूप ले लिया ABCD और वापस A पर। तो किरचॉफ्स लॉ में पढ़े थे कि कोई एक बिंदु से आप किसी बंद परिपथ में चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए और वापस उसी बिंदु पर पहुँच जाइए। तो जितना भी विभव ह्रास होता है सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से देख चुके हैं। तो अब आप क्या कीजिए, बिंदु A से और B, C, D और वापस A तक आते हैं। आपको बताए थे कि जितना भी विभव ह्रास होगा उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेना है। और पोटेंशियल अगर इंक्रीज करता है, जैसे निगेटिव से पॉजिटिव पर जाइएगा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसको निगेटिव लेना है। विभव ह्रास को पॉजिटिव लेना है, विभव वृद्धि को निगेटिव लेना है। तो ए से हम लोग चलना शुरू करते हैं। इस तरह से पहले बैटरी में यह विद्युत वाहक बल की दिशा या तीर का चिन्ह बताता है। तो ए से देखो आप बी तक आते, ए से चलना शुरू कीजिए और बी तक आइए। बीच में आपका प्रतिरोध R है और आप कैसे बढ़ रहे हैं, तो धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं। धारा की दिशा में यह प्रतिरोध R के अनुदिश पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, आपका IR हो जाएगा। यानी कि A से B तक जाने में विभव ह्रास आपका क्या हो गया, IR हो गया। हो सकता है आप अगर उल्टा चलते, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते तो यह क्या हो जाता, -IR। जब भी धारा के दिशा में चलेगा पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या हो गया, IR। धारा के विपरीत चलिएगा क्या हो जाएगा, -IR हो जाएगा। तो A से B तक गए, IR हो गया। B से C तक आपका कुछ भी नहीं है। अब C से और इस बिंदु तक या निगेटिव टर्मिनल तक जैसे ही पहुंचेगा तो यह आंतरिक प्रतिरोध सेल का क्या है, R है। तो धारा तो इसमें भी आपका बढ़ रहा है, क्या I ही बढ़ रहा है। तो C से और यहाँ तक इस बिंदु तक के लिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो +I इंटू स्मॉल r, यानी आंतरिक प्रतिरोध को पार करने में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR। अब यहाँ पर देख लो, इस पे काफ़ी चर्चा किए थे कि आप निगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं। देखिए तीर के दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विभव वृद्धि हो रहा है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं और विभव वृद्धि को क्या लेना है, ऋणात्मक। तो यह XI है, क्या हो जाएगा आपका -XI। और वापस आप यहाँ A तक पहुँच गए। तो A से B, C, D और वापस A तक पहुँचने में आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR। आंतरिक प्रतिरोध में +IR। बैटरी को पार किए, तीर नहीं गड़ा, निगेटिव। तीर गड़ गया पॉजिटिव। अगर इधर से इधर जाते तो यह XI क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो IR +IR और निगेटिव से पॉजिटिव पर गए हैं, विभव में वृद्धि हो गया है, क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप -XI। और बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। अच्छा से देख लो तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आई दोनों में है, आई कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, आर प्लस आर, और बराबर क्या हो गया, एक्स आई को उधर भेज दीजिए एक्स आई। और यहाँ से आप कर सकते हैं कि विद्युत धारा आई बराबर क्या हो गया, एक्स आई बटे आर प्लस आर। तो एक सिंपल सेल है, एक सरल सेल है, और उस जिसका कि ईएमएफ एक्स आई था, आंतरिक प्रतिरोध आर था, और बाह्य परिपथ जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, जो कि कोई भी आपका उपकरण हो सकता है, और उसमें अगर धारा भेजते हैं तो धारा का मान क्या हो गया, एक्स आई बटे आर प्लस आर। यह एक सेल से प्राप्त धारा है, यह एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी इसमें रटना नहीं है। या इसको आप लिख सकते हैं, इसी को आई बराबर एक्स आई बटे आर प्लस आर है, तो बुक में आप देखिएगा कि एक्स आई के जगह पे लिखेगा नेट विद्युत वाहक बल, नेट विद्युत वाहक बल बटे नेट प्रतिरोध। तो अब अगर आप इसको याद भी रखिएगा कि किसी परिपथ से प्राप्त धारा का मान क्या होता है, तो वह बराबर होता है नेट विद्युत वाहक बल जो कि एक्स आई है, और परिपथ का नेट प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध आर और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, दोनों आपका सीरीज में आ रहा है, दोनों जुट के क्या हो गया, आर प्लस आर, इसी को कह रहा है परिपथ का नेट प्रतिरोध। तो एक सेल से प्राप्त धारा आपका हो गया आई बराबर एक्स आई बटे आर प्लस आर। इसमें भी हम लोग कुछ केस देख सकते हैं कि इफ, पहला केस ए ले लेते हैं और कह दीजिएगा कि R इज मच लेस देन R, यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R है वह इस R से बहुत छोटा है। उस केस में क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है, देख लीजिए आई बराबर एक्स आई बटे आर प्लस आर, और इसी को क्या लिख सकते हैं, तो एक्स आई बटे या आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 1 प्लस आर बटे कैपिटल आर। तो चूंकि देख लीजिए आप कह रहे हैं कि आर का मान क्या है, इस आर से, कैपिटल आर से बहुत छोटा है, तो कोई छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग देते हैं, जैसे एक में 1 लाख से भाग दीजिएगा, 1 करोड़ से भाग दीजिएगा, यानी ऊपर छोटा राशि है, नीचे बड़ा राशि है, भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, शून्य के लगभग बराबर हो जाएगा। तो यह आपका आर बटे आर का वैल्यू टेंडिंग टू 0 ले लेते हैं, और धारा हमको मिल गया क्या, आई बराबर एक्स आई बटे आर। यह कौन केस है, जब R इज मच लेस देन R। इस केस में यानी जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम है, बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध R बहुत कम है, तब सेल से, एक अकेले सेल से प्राप्त होने वाली धारा हमको हो गया एक्स आई बटे आर। और केस B भी ले लेते हैं, और इसमें कह देते हैं कि R इज मच ग्रेटर देन R। दोनों केस हो सकता है, एक में हम ले रहे हैं कि R का मान इस R से बहुत छोटा है, तब हमको धारा मिल गया I बराबर एक्स आई बटे R, और दूसरा केस कर रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से काफ़ी बड़ा है, स्मॉल r का मान इस R से काफ़ी बड़ा है, तब क्या होगा, देख लीजिए आसानी से, आपको पता है I बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, एक्स आई बटे आर प्लस आर, और यहाँ पे क्या चालाकी कीजिएगा, चूँकि R बहुत बड़ा है तो इसी को कॉमन लीजिएगा, बचेगा 1 प्लस आर बटे स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो चूंकि हम केस लिए हैं कि R क्या है, बहुत छोटा है, किससे, स्मॉल r से, तो क्या हो जाएगा, तो R बटे R यह क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, लगभग शून्य के बराबर, चूँकि R बहुत छोटा है और यह बड़ा है, तो छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग देंगे तो वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, और धारा हमको प्राप्त होगा I बराबर एक्स आई बटे आर, या तो 0 ही कर देंगे लगभग, तो बचेगा I बराबर
हेक्साई बटे स्मॉल आर। तो यह दोनों केस आपको शुरू में ही क्लियर कर दिए, ताकि आगे जब हम लोग सेल का समूहन श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में केस लेंगे तो उसका तुलना करेंगे कि बैटरी है, अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है तो उसको सीरीज में जोड़ने में हमको फ़ायदा है या पैरेलल में जोड़ने में फ़ायदा है, या फिर उल्टा ही है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, जैसे यह R इस R से बहुत बड़ा है, तब उसको सीरीज में जोड़ने में फ़ायदा होगा या पैरेलल में जोड़ने में हमको फ़ायदा होगा, ज़्यादा धारा मिलेगा। तो उस केस को कंपैरिजन किससे करेंगे? एक अकेले सेल से प्राप्त होने वाली धारा से। तो एक अकेला सेल से हमको धारा प्राप्त हुआ I बराबर हेक्साई बटे R प्लस R, और जब R का वैल्यू यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R से बहुत छोटा था तो धारा मिला I बराबर हेक्साई बटे R। और दूसरा केस में जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा है यानी कि R मच ग्रेटर देन R है, तब धारा मिल गया I बराबर हेक्साई बटे स्मॉल r। और इसी से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि हम फायदे में हैं नुकसान में है। तो सबसे पहला काम तो हम कर दिए जो किसी बुक में आप लोग को नहीं करेगा, कि एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो हेक्साई बटे R, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में तो हेक्साई बटे स्मॉल r। यहाँ तक आप लोग अच्छा से देख लीजिए। इसके बाद हम आपका श्रेणी क्रम का काम करते हैं, उस पर भी हम लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। या बेसिक चीज़ क्लियर कर दिए, देखिए किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी देख लिए, आगे भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको देखिए जल्दी से आप लोग। तो एक सेल से प्राप्त धारा हम लोग देख लिए। अब श्रेणियों का समूहन में हम आप लोग को चर्चा किए कि मुख्यतः 3 तरह से सेल को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। तो सबसे पहले अब हम लोग श्रेणी क्रम समूहन या सीरीज ग्रुपिंग का चर्चा कर लेते हैं। तो लिख दिए हैं, इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, तीसरे का ऋण ध्रुव चौथे के धन ध्रुव से, इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। तो फिगर बना के हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यह आपका पहला सेल है, इस तरह से इसका आंतरिक प्रतिरोध R है और EMF हेक्साई ले लेते हैं, इस तरह से सेल है। तो यह पहला सेल है, बड़ा वाला प्लेट बता ही दिए हैं धन ध्रुव है, छोटा वाला ऋण ध्रुव है। अब इसको दूसरा बैटरी से जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो इसका ऋण ध्रुव और दूसरा प्लेट का देखो धन ध्रुव से जोड़ दिए, और फिर इसका जो ऋण ध्रुव है यह इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इसको तीसरा प्लेट के धन ध्रुव से जोड़ दिए। फिर चौथा प्लेट इसका ऋण ध्रुव है, इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध R सभी को अभी हेक्साई ले रहे हैं। तो पहला प्लेट का ऋण ध्रुव दूसरा प्लेट के धन ध्रुव से जुड़ गया। अब दूसरा का ऋण ध्रुव है, तीसरा प्लेट के धन ध्रुव से जुड़ गया। तीसरा का फिर ऋण ध्रुव है, वह चौथा प्लेट के धन ध्रुव से इस तरह से जुड़ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास n सेल है तो nवां सेल को भी इसी तरह से आप जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, जैसे आप लोग टॉर्च में देखते होंगे, पहले कहते थे 3 सेल का टॉर्च है, तो देखते होंगे बैटरी के पीछे बैटरी आप लगाते थे। तो कैसे होता था? तो पहला प्लेट का ऋण ध्रुव दूसरा का धन ध्रुव, फिर इसका ऋण ध्रुव अगला का धन ध्रुव, फिर इसका ऋण ध्रुव अगला का धन ध्रुव, और इस तरह से अगर n सेल है तो n सेल को इस तरह से हम लोग जोड़ते हुए चले गए। अब मान लीजिए कि इससे हमको धारा भी लेना है, तो इसके बाह्य परिपथ में कोई रेजिस्टेंस R जोड़ देते हैं, जो कि आपका बल्ब हो सकता है या कोई भी दूसरा उपकरण हो सकता है। और इस तरह से परिपथ हमारा पूर्ण हो गया। नाम दे देते हैं A B C D। तो
यह बहुत सिंपल फिगर है। इसमें बैटरी को, सेलों को, जिसका कि EMF XI है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और ऐसा अगर आपके पास N सेल है तो उसको कैसे जोड़े हम लोग देख लो, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। यहाँ भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। लिख सकते हैं इन लूप A B C D A। देख लीजिए, लूप A B C D वापस से आ गया A में। अब इसमें भी अगर बैटरी से मान लीजिए धारा I निकल रहा है, इस तरह से धारा I निकल रहा है, जो कि पूरे परिपथ में आपका प्रवाहित हो रहा है। धन ध्रुव से धारा निकल रहा है आपका I। सेल का EMF का डायरेक्शन देना है तो इस तरह से आप तीर का चिन्ह बना दीजिएगा। या तीर का चिन्ह हमेशा निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बनाते हैं। देख लीजिए, तो बहुत सिंपल फिगर है। लिख भी दिए हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, तो एक का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर इसका ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव से, और इस तरह से प्रक्रिया हम N सेल है, N सेल को इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसमें लूप लॉ लगा लेते हैं। लूप लॉ में क्या करना है, तो किसी भी बिंदु से आप चलना शुरू कीजिए, चाहे क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, वापस उसी बिंदु तक पहुंचते हैं। अगर A से चलना शुरू करते हैं वापस A तक ही पहुंचते हैं। सभी विभव ह्रास को हमको नोट करते जाना है। विभव ह्रास को निगेटिव लेंगे, विभव वृद्धि होगा तो उस विभव ह्रास को पॉजिटिव लेना है और विभव वृद्धि को निगेटिव लेना है। तो इस बाह्य प्रतिरोध R को पार करिएगा, धारा के दिशा में विभव ह्रास हो गया आपका IR। अगर उल्टा दिशा में करते क्या हो जाता, -IR हो जाता। तो बाह्य प्रतिरोध R को पार करने में विभव ह्रास हो गया आपका IR। A से कहाँ चले गए, B तक। अब B से सभी सेल को जैसे जैसे पार कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा कि सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, R है, R है, R है, इस तरह से। तो सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और कैसे सब आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में N प्रतिरोध अगर जुड़ा है तो सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगर N सेल को पार कीजिएगा तो सभी का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस I × NR हो जाएगा। इसका IR, इसका IR, इसका IR, इस तरह से कीजिएगा तो सभी जुड़ के क्या हो जाएगा, I × NR हो जाएगा। और इसी तरह से हर एक सेल का EMF XI है। अगर इसको पार कीजिएगा, कैसे चल रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव से पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, -XI। इसको कीजिएगा -XI, इसको कीजिएगा -XI। तो आपके पास N सेल है तो सबको एक ही जगह लिख देते हैं, -N × XI। वापस यहाँ तक आ जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब याद रखिएगा इस चीज़ को कि सेल जब आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सभी का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ के क्या हो गया, तो N सेल है NR हो गया और सभी का EMF भी जुड़ जाएगा। तो N सेल का EMF जुड़ के क्या हो गया, NXI हो गया। चूँकि आप निगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव लिए, तो बाह्य प्रतिरोध में पोटेंशियल ड्रॉप IR हो गया, आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो गया, INR - NXI बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं I तो आपका कॉमन ही हो जाएगा, I कॉमन हो गया, बचा क्या, R + NR और यह बराबर -NXI है, बराबर के इस तरह भेज दीजिए, बराबर क्या हो गया, NXI। या I बराबर क्या मिल गया आपको, NXI / R + NR।
देखिए कितना आसान है, एकदम सिंपल है कि जब आप इन सेल को जिसका विद्युत वाहक बल xi था, आंतरिक प्रतिरोध r था, और इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़े और इसे बाह्य परिपथ में जिसमें कि प्रतिरोध r है और आप इसको कनेक्ट करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपको धारा का मान I बराबर मिल गया n xi बटे r प्लस n, जहाँ कि यह स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और यह R क्या है आपका सेल का परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। तो इसी को भी आप लिख सकते हैं या बुक में भी दिखेगा, या n xi के जगह पे लिख देगा सेल का नेट EMF, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो जब भी याद रखना है, सीरीज में जोड़िएगा, सभी का EMF क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो n सेल था, क्या हो गया, नेट EMF n xi, और यह बाह्य परिपथ में लगा प्रतिरोध या कैपिटल R, और सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, सभी क्या है, सीरीज में आ रहा है, सभी जुड़ के क्या हो गया, R प्लस n। तो नीचे आप लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं परिपथ का नेट EMF बटे परिपथ का नेट प्रतिरोध। तो बहुत आसान है, जब सेल को इन सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़े तो धारा हमको मिल रहा है I बराबर n xi बटे r प्लस nr। यहाँ तक हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। याद इसको रखिएगा कि धारा बराबर क्या होता है, परिपथ का नेट EMF या नेट विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का नेट प्रतिरोध। नेट EMF क्या हो जाएगा, तो सीरीज में है, आप लूप लॉ से या किरचॉफ्स लॉ से भी देख रहे हैं, सभी का EMF क्या हो जा रहा है, ऐड होके हो गया n xi, और नेट प्रतिरोध तो बाह्य प्रतिरोध R और सभी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, सब कैसे है, सीरीज में है, सभी जुड़ के हो गया R प्लस nr। कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इसमें हम लोग अलग अलग केस ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, पहला केस हम लोग ले लेते हैं केस A, और इसमें क्या लेते हैं, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है हम लोग का, nr, और बाह्य प्रतिरोध आपका क्या है, R से बहुत कम हो। बहुत आसान है, क्या ले रहे हैं, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध nr जो निकाले हैं, जो कि नेट आंतरिक प्रतिरोध है, और बाह्य प्रतिरोध R से बहुत कम हो। और इसको अगर सिंबल में लिखिएगा तो क्या लिख लीजिएगा, R इज मच ग्रेटर देन nr, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, nr इज मच स्मॉलर देन r। तो बहुत आसान है, यह सिंबल क्या बता रहा है, देखिए इधर दो छोर बन रहा है मतलब बड़ा, इधर एक है मतलब छोटा। तो यह R जो है nr से बहुत बड़ा है, या nr जो है वह कैपिटल R से या बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा है। उस केस में क्या हो जाएगा देख लो। तो आपको पता है कि I बराबर क्या है, n xi बटे r प्लस nr, यह तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं कीजिएगा, n xi बराबर n xi बटे, या कैपिटल R जो है इसको कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 प्लस nr बटे r। कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें, केवल R कॉमन ले रहे हैं, बच रहा है 1 प्लस nr बटे r, गुना कीजिएगा वापस यही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि यह जो R है आपने ले लिया है, R का वैल्यू nr से क्या है, बहुत बड़ा है। तो पहले ही चर्चा कर दिए कि छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग दीजिएगा। तो यह जो आपका
एन आर बट्टे आर है, या क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के लगभग बराबर हो जाएगा। और मिलेगा क्या आपको, तो धारा आई बराबर मिलेगा एन हेक्साई बट्टे आर। यह इम्पोर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सेल को अगर श्रेणी क्रम में एन सेलों को जोड़े हैं जिसका ईएमएफ हेक्साई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर परिपथ के बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत कम हो, उस केस में धारा आपको क्या मिल रहा है, तो आई बराबर एन हेक्साई बट्टे आर। और याद कीजिए कि एक अकेला सेल से धारा क्या प्राप्त हो रहा था आपको, हेक्साई बट्टे आर। जस्ट पिछला स्क्रीन में हम लोग चर्चा किए हैं कि एक अकेला सेल से जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा था या बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा था, तो धारा क्या मिला था, हेक्साई बट्टे आर। तो यहाँ पे धारा हमको कितना मिल रहा है, आई बराबर एन इंटू हेक्साई बट्टे आर। मतलब क्या हो गया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो धारा आपको क्या हो गया, एन गुना मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं कि अर्थात अकेले सेल की तुलना में धारा एन गुनी, अकेले सेल की तुलना में धारा एन गुनी हो जाती है। तो पहला केस हम लोग बहुत आसानी से कर लिए हैं कि जब एन सेल को आप सीरीज में जोड़े थे जी, तो धारा पहले निकाल ली, आई बराबर क्या हो गया, एन हेक्साई बट्टे आर प्लस एन आर। एन हेक्साई क्या है, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल है, आर प्लस एन आर क्या है, परिपथ का नेट प्रतिरोध है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्पेशल केस ए हम लिए कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध एन आर बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत कम हो, यानी आर मच ग्रेटर देन एन आर लिखिए या एन आर मच लेसर देन आर। तो क्या किए, आर जैसे ही कॉमन लीजिएगा बचेगा क्या, 1 प्लस एन आर बट्टे आर, जो कि लगभग 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह एन आर का मान बहुत छोटा है किसके तुलना में, आर की तुलना में। तो धारा हमको क्या बचेगा, एन हेक्साई बट्टे आर। और अकेले सेल से प्राप्त होने वाली धारा आपको पता था क्या था, तो यह हेक्साई बट्टे आर, या हेक्साई बट्टे आर क्या था, एक अकेले सेल से प्राप्त होने वाली धारा। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, तो अकेले सेल की तुलना में धारा क्या हो गया, एन गुना हो गया। तो हमको बेनिफिट हुआ, हमको एन सेल को सीरीज में जोड़ने में फायदा होगा। लेकिन कब फायदा होगा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो। तो आसानी से हमको मिल गया आई बराबर क्या, तो एन इंटू हेक्साई बट्टे आर। इस किया आपका केस ए का रिजल्ट है। जब क्या है, तो आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध एन आर का मान क्या है, आर से बहुत छोटा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला केस हम लिख दिए हैं। अब दूसरा केस ले लेंगे और सिंपल है, कुछ नहीं कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो यह आर जो है इस आर से अब बहुत बड़ा ले लेंगे और उसमें भी देखते हैं क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। केस बी हम लिखते हैं। अगला केस हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, केस बी। केस ए हम लोग में, केस ए में अच्छा से आप लोग ध्यान में याद कर लीजिए कि केस ए में क्या लिए थे, तो आंतरिक प्रतिरोध एन आर सेल का वह क्या था, बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत छोटा था। अच्छा से याद कर लीजिए, यह एग्जाम में पूछेगा, समझा ही दिए हैं। तो केस ए में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध एन आर बाह्य प्रतिरोध आर से जब बहुत कम था, उस केस में हमको धारा मिला आई बराबर एन इंटू हेक्साई बट्टे आर, जहाँ की हेक्साई बट्टे आर आपका एक अकेला सेल से प्राप्त होने वाला धारा था। तो जब आंतरिक प्रतिरोध आर बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत छोटा है, तो धारा आपको क्या हो गया था, एन गुना हो गया था।
धारा क्या हो गया था, n गुनी हो गई थी। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से केस बी देखते हैं। यदि अब कह रहा है ठीक उल्टा कर दीजिए, अब बाह्य प्रतिरोध R को आंतरिक प्रतिरोध R की तुलना में बहुत छोटा कर दिए, तो लिख दिए हैं यदि बाह्य प्रतिरोध R सेल के आंतरिक प्रतिरोध NR की तुलना में नगण्य हो, अर्थात R मच लेसर देन R। याद रहेगा, एग्जाम में इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमको पता है धारा I बराबर क्या है, n हेक्स I बटे R प्लस NR। तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। क्या करेंगे अब चालाकी हम लोग, तो अब NR चूँकि NR बड़ा है, NR को ही कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, NR कॉमन लीजिएगा 1 प्लस या R बटे NR। अब यहाँ पे देखो हम ले लिए हैं कि R बहुत छोटा है NR से, यानी कि यह छोटा चीज़ में बड़ा चीज़ से भाग दे रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा R बटे NR टेंडिंग टू 0, इसका मान 0 के करीब हो जाएगा। और हमको विद्युत धारा I बराबर क्या मिलेगा, तो n हेक्स I बटे NR। n से n देखिए कट गया और I बराबर क्या मिल गया, हेक्स I बटे R। दोनों केस इम्पॉर्टेंट है, दोनों केस से आप लोग को क्वेश्चन पूछता है। तो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बहुत कम हो, किसके तुलना में, बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में, जो केस ए में पढ़े, तब क्या होता है, तो धारा हमको एक अकेला सेल के तुलना में, एक अकेला सेल कितना धारा दे रहा है, हेक्स I बटे R, और उसका n गुना हो जाता है जब आंतरिक प्रतिरोध सेल का बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तो धारा क्या हो गया, n गुना, यानी आप कह सकते हैं कि धारा के मामले में आपको बेनिफिट हुआ। लेकिन ठीक इसी का उल्टा कर रहे हैं श्रेणी क्रम में ही, और क्या ले रहे हैं कि सेल का बाह्य प्रतिरोध R जो है अब आंतरिक प्रतिरोध R से बहुत छोटा है। तो यदि बाह्य प्रतिरोध R सेल के आंतरिक प्रतिरोध NR की तुलना में नगण्य हो, R मच लेसर देन NR, तो धारा I बराबर आपको पता है नेट विद्युत वाहक बल N सेल है, n हेक्स I, नेट प्रतिरोध तो R प्लस NR। अब NR कॉमन ले लीजिएगा, बचा 1 प्लस R बटे NR। R बहुत छोटा है, NR बहुत बड़ा है, छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग दे रहे हैं, तो यह R बटे NR लगभग 0 के बराबर हो गया। और धारा हमको मिला n हेक्स I बटे NR, n से n कट गया, I बराबर हेक्स I बटे R। तो लिख सकते हैं कि अर्थात जब परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध क्या है, R आंतरिक प्रतिरोध जो कि क्या है आपका NR की तुलना में नगण्य हो, तो सेल से उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी, क्या होगा, एक अकेले सेल, जितनी एक अकेले सेल से प्राप्त होती है। तो जब सेल का बाह्य प्रतिरोध R आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, बहुत छोटा है, तो सेल से प्राप्त धारा आप निकालिए I बराबर हेक्स I बटे R। और एक अकेला सेल के केस में भी निकाले थे, वह भी क्या था, हेक्स I बटे R, यानी उतना ही धारा प्राप्त हुआ जितना कि एक अकेला सेल से प्राप्त होता है। तो यह दोनों केस एग्जाम के लिए आपका रामबाण है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा है और
सेल को कैसे जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में धारा क्या हो गया, n गुना हो गया, n इंटू हेक्साई/r हो गया। लेकिन वही जब उल्टा कर दिए, बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से, तब उतना ही धारा प्राप्त हुआ जितना कि अकेला सेल देता था, यानी हेक्साई/r धारा प्राप्त होता था। तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तो उनको श्रेणी क्रम समूहन से कोई फायदा हमको नहीं होता, धारा उतना ही प्राप्त होता। तो आज श्रेणी क्रम समूहन कर दिए हैं। इसके जस्ट अगला वीडियो में आपका पैरेलल ग्रुपिंग कर देंगे, समांतर क्रम समूहन कर देंगे। और मेन चीज़ देखिए, अच्छा से समझ लीजिए, किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन भी कर दिए हैं और यह टर्म भी आपका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में सेलों के समूहन से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, लॉन्ग में हो सकता है पूछ ले, तो कहेगा श्रेणी क्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन में धारा का व्यंजक प्राप्त करें। इस तरह से बहुत सिंपल फिगर बना दीजिएगा और यह दोनों केस आप लोग डील कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।